नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन प्यारे से सेशन की और डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। एक और टॉपिक आता है आपका औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक को एनसीईआरटी से किया था। आज एनसीईआरटी और थोड़ा सा बाहर से भी डाटा मिलाकर आपके सामने फिर से रिवीजन क्लास में प्रस्तुत करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो कैसे हैं आप? विकास थोरी, जेके विद मुकेश, एस एन व्लॉग, लक्की, मीरा मीना जी, विकास कैसे हैं आप? शोभा राम जी कैसे हैं? ललिता जी, संगीता राव जी, नितेश जी, बसंती जी, राजेश चौधरी जी एंड सुरेंद्र जी, माया कुमावत, घनश्याम जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुभाष चंद्र जी स्वागत आपका। जया सैनी जी, पिंकू, माया कैसे हैं आप? मानीलाल जी स्वागत आपका। कमलेश शंकर जी स्वागत आपका। ममता स्वामी और इस परिवार के सभी सदस्य जो इस सेशन को ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से देखते हैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और कल 31 दिसंबर है, ये वर्ष 2022 जो है वो समाप्त हो जाएगा और वर्ष 2023 शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये हर वर्ष होता ही है कि कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन जनरली हम जब नव वर्ष आता है तो कुछ नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ नए टारगेट निर्धारित करते हैं, कुछ बुरी आदतों का त्याग करते हैं, कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ नई आदतें अपने व्यक्तित्व में जो है वो डालते हैं। तो बहुत सारे नव वर्ष पर हम जो है वो प्लान बनाते हैं। हमारा 2022 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2022 में हमें 2 लाख पूरे करने हैं और आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से हमारा परिवार 2022 में 2 लाख बच्चों का हो चुका है। इस परिवार के सदस्य 2 लाख हो चुके हैं। अब वैसे तो ये जनरली 31 को करते हैं, 31 को ही करना चाहिए, 31 को हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन 2023 का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है रीट मुख्य परीक्षा क्लियर करना। मैं क्या कर रहा हूं, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि रीट मुख्य परीक्षा को क्लियर करना 2023 का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, हमारा मतलब हम सबका, इस परिवार के सदस्यों का। तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे अगले 50 दिन, और ये अगले 50 दिन अगले 50 साल को बेहतर बनाने के लिए होंगे। तो इस पर विस्तार से चर्चा तो कल करेंगे कि अगले 50 दिन हम क्या करने वाले हैं। अब की बार हम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं आपके लिए और बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, टेस्ट सीरीज की कमियां हैं, वो भी लेके आ रहे हैं और कुछ और बेहतर करने का भी हम प्रयत्न इसमें जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर औपनिवेशिक काल की आज जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए, टॉपिक जो अपना है वो है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ये जो टॉपिक है वो लिया कहां से गया है? तो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 11 में इकोनॉमिक्स की जो बुक लगती है वहां से ये टॉपिक जो है वो लिया गया है।
देखो जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा ना तो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। टॉपिक को समझो, एक बार रिवीजन करो, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, हम सब चीजें करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमारा पहला टारगेट ये है कि जब हम क्वेश्चन करें तो ये ना हो कि यार अपन तो आयो ही को नहीं, वही क्वेश्चन को नहीं आयो, वही क्वेश्चन को नहीं आयो, ऐसा नहीं हो। जब हम क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे आपको, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को आप सही कर पाए। अब मान लो आपको रोज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन करवाने का फायदा क्या हुआ? वो आपको डिमोटिवेट करेगा। पहले 2 बार कम से कम रिवीजन हम कर लेते हैं, फिर तीसरी बार हम केवल क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें होगी, धैर्य रखेंगे तब होगी। बट और समय का ध्यान रखते हुए हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं। क्या टॉपिक है ये? टॉपिक ये है कि भैया जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? उपनिवेश, यानी इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत। जैसे आपका घर है और आपके पिताजी ने क्या किया, घर से थोड़ा सा दूर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उसको खरीद लिया, तो वो आपका हो गया, वो आपका बाड़ा हो गया, है ना? बाड़ा हो गया ना, को तुम्हारा घर है और ओ मारो बाड़ो है। तो अंग्रेजों के लिए भारत क्या था? एक बाड़े जैसा था। शासन उनका चलता था, अधिकार भी भारत पर उनका हो गया, एक तरीके से हम गुलाम हो गए उनके। अब उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो भारत की इकोनॉमिक्स व्यवस्था कैसी थी, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी थी, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। जब अंग्रेज भारत आए उससे पहले अंग्रेजों के आने से पहले की स्थिति, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब की स्थिति, और अंग्रेजों के भारत में आने के बाद की स्थिति, अंग्रेजों के आने के बाद की स्थिति, क्या परिवर्तन होते हैं? वैसे तो आप पूरा का पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं और इतिहास में आपको लगभग बातें समझ में आ गई है। इस टॉपिक में कोई बहुत बड़ी राम कहानी है नहीं, बस इतनी सी बात है जो आज हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत है, भारत सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र और धातु आधारित वस्तु मसाला, इन आदि उद्योगों के अंदर विश्व के अंदर राज करता था। भारत का जो सूती वस्त्र है उसकी डिमांड जो थी वो विश्व के कोने कोने में थी। भारत के रेशमी वस्त्रों की मांग जो थी वो विश्व के कोने कोने में थी, और भारत का यहां से कुटीर उद्योग के माध्यम से जो वस्त्र बन के जाता था वो विश्व के कोने कोने में बहुत अच्छे मूल्य में बिकता था। भारत में धातु कला के बहुत सारे जो कलाकारियां थी, आभूषण थे, वो विश्व के कोने कोने में बिकते थे। और भारत का जो मसाला है, मसाले में तो भारत किंग था, मसाला और सूती वस्त्र में तो भारत क्या था? किंग था वर्ल्ड व्यापार में। ये थी भारत में अंग्रेजों के आने से पहले की स्थिति। और इन सब चीजों को लेकर ही जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में सूती वस्त्र का इतना बड़ा
व्यवसाय है, रेशमी वस्त्र का इतना बड़ा जो है वो व्यवसाय है। तो इन सब चीजों को देखकर, मसाला को देख रही अंग्रेज भारत की ओर जो है वो आकर्षित हुए और भारत में आकर उन्होंने व्यापार करना चाहा। ये स्थिति थी भारत की पहले की, और उस टाइम भारत सोने की चिड़िया जैसा कहलाता था। सोने की चिड़िया करते हैं नहीं कि कोई सोने की चिड़ी उड़ती है। व्यापार इतना था, और व्यापार जितना बड़ा होगा पैसा भी तो उस देश में उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया, भारत की जो कृषि थी, कृषि का व्यापारीकरण कर दिया। व्यापारीकरण कर दिया, यानी कृषि को व्यावसायिक बना दिया। किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। दूसरा, जितना भी कच्चा माल था, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, जैसे सूती वस्त्र बनने से पहले जो कपास होती थी, उन कच्चे माल को, कच्चा माल इंग्लैंड भेजना शुरू किया। इसके अलावा कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों को खत्म कर दिया भारत की। और जो मसालों का व्यापार था उसको भी अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया। यानी अंग्रेज यहां से सस्ते दाम में किसानों से वस्तुएं खरीद कर, शुरू में तो इंग्लैंड ले जाके बेचते थे, अदर देशों में बेचते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि यहाँ के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसानों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो खेती करवाई, सूती वस्त्र मिलें स्थापित की खुद की, और कुटीर उद्योग जो भारतीय उद्योग थे उनको समाप्त करना शुरू कर दिया। ये दो स्थिति बनती है, ठीक है। अब अगर इन स्थितियों को देखें तो तीन तरीके का, अगर हम पूरा जो औपनिवेशिक काल है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो काल है भारत में, लगभग 1600 से लेकर और 1947 तक का, उसको हम जनरली तीन भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो काल था इनका औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल को आप तीन भागों में अध्ययन कर सकते हैं। तीन भागों में इन्होंने अलग अलग कार्य किए। पहला जो दौर था इनका, जो आए भारत में लगभग 1757 से लेकर, क्योंकि 1757 तक इनको जो है वो भारत में स्थायी तौर पर अपने पैर जमाने में समय लगा, और 1700 लगभग 57 में ये पूर्ण रूप से भारत पर जो है अपना अधिकार करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने इस दौर में क्या किया, कृषि पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्योंकि जिस इलाके को जीत लेते थे, हमारे यहाँ यही रूल था कि अगर राजा ने जिस इलाके को जीत लिया वो उसको हो गया। यही रूल अंग्रेजों ने भी फॉलो किया। जहां जिस क्षेत्र को ये जीत लेते थे वहां के लोग उनके दास हो जाते थे। तो कृषि का व्यापारीकरण किया इन्होंने। क्या किया? कृषि का व्यापारीकरण किया। कृषि का व्यापारीकरण, कृषि का व्यापारीकरण। कृषि का व्यापारीकरण किया। नील की खेती, नील की खेती, इसे क्या कहा जाता था? नील की खेती करवाई किसानों से जबरन। 3 कठिया पद्धति है ना, 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति के तहत। इसके लिए बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ था जिसमें गांधी जी गए थे, याद आ रहा है? अभी अभी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। इन दोनों किसानों के ऊपर लगान बहुत लगा दी। इससे किसानों की दुर्दशा होनी शुरू हो गई। किसानों का शोषण शुरू हो गया। दूसरा जो इनका दौर होता है वो 1813 से लेकर और 1857 तक का होता है। 1813 से 1857 तक का दौर। इस कालखंड में
इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति, भारतीयों के दृष्टिकोण से तो बहुत बुरी और अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। इन्होंने भारत में अन्य औद्योगिकरण किया। अन्य औद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण की नीति अपनाई इन्होंने, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, भारतीय कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया। ये किया इन्होंने, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को क्या कर दिया, समाप्त करने का नीति अपना लिया कि भारत के जितने भी उद्योग धंधे हैं जिनमें भारत अव्वल आ रहा है उन सबको क्या कर दो, समाप्त कर दो। इसके बाद विश्व के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो है वो औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तीसरा जो दौर है उसमें इन्होंने क्या किया, इसकी चर्चा करते हैं। तीसरे दौर में, तीसरे दौर 1857 से लेकर 1947 तक उन्होंने औद्योगिकरण किया, है ना। 1857 से और 1947 तक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। भारत के अंदर कुटीर उद्योग तो समाप्त हो गए, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय लोगों में थोड़ी जागृति आई। 1857 से पहले हमारे लोगों में जागृति नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, ये सब चीजों की कमी के कारण हमें पता नहीं था और अंग्रेज जैसे कर रहे थे हम वैसे मान रहे थे। और हमारी एक आदत बनी हुई थी, क्योंकि इससे पहले हम लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहे, तो जैसे मुगल थे हम वैसे ही मान रहे थे। आम जनता तो मान रही थी कि ठीक है, जैसे मुगल थे वैसे अंग्रेज है, उनका टैक्स ज्यादा है, शोषण ज्यादा है। लेकिन क्योंकि शिक्षा नहीं थी, और शिक्षा की सबसे, इस सृष्टि का सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा है, जिससे किसी का खून खराबा नहीं करना है, ना ही किसी को मारना है, ना ही कुछ करना है। और शिक्षा रूपी हथियार से आप, ज्ञान रूपी हथियार का उपयोग करके आप पूरे विश्व को जीत सकते हो, है ना। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है वो भारतीय लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ, अपने अधिकारों की जानकारी हुई, यहां के लोगों ने पढ़ना शुरू किया, विदेशों में पढ़ने जाने लगे, और जब ज्ञान आया तो विश्व के अनेकों देशों से संपर्क हुआ। और जैसे जैसे संपर्क बढ़े, यहां के जो कुछ धनवान लोग थे उन्होंने भारत में अपने बल पर प्राइवेट कंपनियां शुरू की। छोटे उद्योग तो समाप्त हो चुके थे, लेकिन टाटा जैसे लोगों ने खुद की प्राइवेट कंपनियां शुरू की, जिसमें औद्योगिकरण हुआ, टिस्को की स्थापना हुई, ठीक है। टिस्को की स्थापना, सूती वस्त्र मिल की स्थापना, सूती वस्त्र मिल की स्थापना,
ठीक है, ये सारे कार्य जो है वो इस दौर में प्रारंभ हुए। तो इन 3 चरणों के द्वारा आप पूरी भारत की स्थिति को समझ सकते हो। जबकि ये जो दौर था ये भारत के लिए सबसे ज्यादा घातक था। ये जो 1813 से 1857 तक का जो दौर था और ये जो 1857 से 1813 तक का दौर था, इसमें अंग्रेजों ने भारत के धन को लूट कर कहां ले गए? इंग्लैंड ले गए। सारा कच्चा माल जो है इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड से तैयार करके माल लाकर भारतीयों को बेचा करते थे। लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भारतीयों को बहुत भयंकर हानि ही हुई, हानि तो हुई, लेकिन कुछ संचार व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी उससे भारतीयों को भी बेनिफिट हुआ। जैसे रेलवे आया भारत में, डाक सेवा आई भारत में, बैंक आया भारत में। ये सारी चीजें जो है वो भारतीयों के लिए कुछ फायदेमंद साबित होती है। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अंग्रेजों ने 150 करोड़ पौंड रुपए जो है वो 150 करोड़ पौंड इंग्लैंड ले गए थे भारतीयों से लूट कर। एक पौंड का 99 रुपए होता है, लगभग 100 रुपए एक पौंड का होता है वर्तमान में। एक पौंड का 100 रुपए होता है, तो 150 करोड़ पौंड। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, नोट लगा के लिखो आप। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 150 करोड़ 1.50 करोड़ पौंड रुपए पौंड अंग्रेज ले गए। जबकि आरसी दत्त ये कहते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख पौंड। आरसी दत्त कहते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख पौंड अंग्रेज जो है वो यहां से लूट कर लेके गए थे। यानी भारत से धन का निष्कासन हो रहा था। इसी बात पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश नीति घिनौनी थी। भारत में जो ब्रिटिश नीति थी, यानी भारत में जो अंग्रेजों ने अपनी ब्रिटिश नीति लागू कर रखी थी, वो बड़ी ही क्या थी? घिनौनी थी। क्या थी? घिनौनी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसने कहा, तो लिखो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश नीति घिनौनी थी। घिनौनी यानी बहुत बुरी थी। एक तरीके से भारतीयों को लूटना ही इनका उद्देश्य था, बाकी इनका कोई टारगेट नहीं था कि जितना लूटा जा सके लूट लो, जितना लूटा जा सके लूट लो। आरसी दत्त ने कहा कि धन निष्कासन बहते हुए घाव की तरह था। आरसी दत्त ने कहा कि भारत से धन का निष्कासन कौन लेके जा रहा था? धन अंग्रेज लेके जा रहे थे। धन का निष्कासन बहते हुए घाव जैसा था। बहते हुए घाव जैसा था। ठीक है। और 1896 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने भी मान लिया कि भारत से अंग्रेज बहुत ज्यादा धन का निष्कासन कर रहे हैं। 1896 के
कांग्रेस अधिवेशन में, सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने माना कि धन का निष्कासन हो रहा है, और कांग्रेस ने जो है वो मांग उठाई अंग्रेजों के सामने कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए, सेना पर जो खर्चा हो रहा है उसको कम कीजिए। गांधी जी ने भी आगे चलकर मांग उठाई कि जो बहुत ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां हैं उनको कम कीजिए ताकि भारत का धन बचे, क्योंकि सारा धन कहां जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। ऐसी परिस्थिति थी औपनिवेशिक काल में। अब आप कहोगे सर इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस ने कब माना कि भारत से धन निष्कासन हो रहा है, अंग्रेजों की भारत के प्रति जो नीति थी वो किस तरीके की नीति थी, धन निष्कासन की नीति थी। तो इसमें कोई तथ्य, ऐसे आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे 4 और पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक व्यवस्था के बारे में सत्य है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा बहुत जल्दी आपके लिए। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे भारत में औपनिवेशिक काल में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुई, प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई, प्रथम जूट मिल कब स्थापित हुई, प्रथम टिस्को की स्थापना कब हुई, और डाक टिकट सेवा कब शुरू हुई। इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लिख लो। देखो, रेलगाड़ी की स्थापना भारत में, यानी रेल सेवा की शुरुआत, रेल सेवा बॉम्बे टू ठाणे शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? ये 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और इस समय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम चीनी मिल। भारत में प्रथम चीनी मिल, तो ये जो स्थापित हुई थी अंग्रेजों के काल में, वो 1840 में बिहार के बेतिया में हुई थी। 1840 में बेतिया नामक स्थान है बिहार का, बेतिया बिहार में। इसके बाद प्रथम सूती वस्त्र की मिल की बात करते हैं, तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1853 में मुंबई में। 1853 मुंबई में हुई थी। टिस्को की जो स्थापना हुई थी, टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डाक सेवा की स्थापना होती है 1824 में। डाक टिकट 1854 में। ये कुछ बातें हो गई जो एनसीईआरटी के बाहर की बातें मैंने आपको बताई है। अब अपन एनसीईआरटी में जो पढ़ा था उसमें से क्या क्या बातें पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डिटेल सेशन में बच्चे तो कम हैं, लेकिन मैं आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा ही। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे कितने भी कम रहे, लेकिन पूरा आपको एसएसटी का कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, चाहे क्लास में 2, 4, 5 बच्चे भी क्यों ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात निश्चित है कि जो रिवीजन करेगा इस टाइम उसको बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नए वर्ष से हम और भी क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस महीने में थोड़ी क्लास कम रही, 2 क्लास ही रखी हमने, लेकिन अगले महीने जनवरी से हम आपके लिए कम से कम 3 से 4 क्लासें लेके आ रहे हैं। इसके अलावा कई और चीज भी लेके आ रहे हैं, और ये 8:30 बजे वाली क्लास निरंतर चलती रहेगी 20 फरवरी तक।
20 फरवरी के बाद नहीं चलेगी। तो ये बात भी निश्चित है। तो देखो यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब तो बातें आप जानते ही हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जबकि जन सामान्य आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि अंग्रेजों से आने से पहले भारत की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। जैसे आप मुगल काल में देखोगे, मुगलों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि का कर ही था। दो ही तरीके की आय होती थी मुगलों के काल में, मुगल साम्राज्य में देखोगे तो एक तो कृषि से टैक्स लेते थे, दूसरा टैक्स होता था जैसे युद्ध में जो सामान जीत लेते थे वो। प्रमुख आय का स्रोत क्या था, कृषि। औपनिवेशिक काल से पहले आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि था। ठीक है, यह बात जरूर याद रखना। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी, जैसे सूती वस्त्र मिल यहां पर थी, धातु आधारित उद्योग यहां पे थे, बहुमूल्य रत्न और मणियां भारत की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। शिल्प कला के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में क्या था, सुविख्यात था। इस टॉपिक से आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथ्यात्मक। और तथ्यात्मक क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट लाइन दे दी जाएगी 4 और पूछा जाएगा इसमें से कौन सी असत्य है औपनिवेशिक काल के बारे में, इसमें कौन सा औपनिवेशिक काल के बारे में सत्य है। और वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं के सही होंगे जिनकी अच्छे से डिटेल पढ़ी हुई होगी। रीट में अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। रीट में आपके पास चाहे कोई भी लैंग्वेज रही हो, आपके ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज है, जैसे मान लो रीट मैंने भरा और रीट मैंने भरा हिंदी और संस्कृत से, ठीक है। रीट का फॉर्म मैंने भरा, रीट जो परी हुआ था वो मैंने एसएसटी से भरा, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली, सेकंड संस्कृत ली। इसके बाद मैंने जब रीट मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा मन किया कि मैं 2 फॉर्म भर दूं, एक तो मैंने एसएसटी से भर दिया मान लो, और दूसरा मेरा लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी मेरा लैंग्वेज है। बीए में मेरे पास हिंदी नहीं है ना ही संस्कृत है, बस अंग्रेजी है। तो क्या मैं अंग्रेजी से फॉर्म भर सकता हूं? तो बिल्कुल 100% भर सकते हैं। रीट में लैंग्वेज का कोई योगदान नहीं है, आपकी क्या लैंग्वेज है इसका कोई लेना देना नहीं है। रीट में केवल 2 ही विषय थे, एक था एसएसटी, एक था साइंस मैथ। जिस बच्चे की साइंस मैथ है वो साइंस मैथ से फॉर्म भरेगा, जिस बच्चे का एसएसटी है वो एसएसटी प्लस अदर जो भी आपकी लैंग्वेज ग्रेजुएशन में है, हिंदी है या संस्कृत है कि अंग्रेजी है, उससे आप फॉर्म भर सकते हो। इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि रीट में आपके सर्टिफिकेट में क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग का बंगाल केंद्र था। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि कहां का मलमल जो है वो प्रसिद्ध था? तो ढाका का मलमल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ढाका जो है यहां का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ढाका बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी है। ढाका के मलमल के उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की, और यह बहुत ही महीन कपड़ा होता है। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मखमल खास के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने या विदेश यात्रियों ने ढाका की मलमल को किस नाम से संबोधित किया? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमर्स वाले तो एसएसटी है तो वो एसएसटी में ही भरेंगे, वो और कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है और जिनकी रीट क्लियर है वो एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं। एक ही औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत की आर्थिक विकास नहीं बल्कि उनका अपने मूल देश के आर्थिक विकास के हितों का संरक्षण और संवर्धन था। अंग्रेजों की क्या नीति थी?
औपनिवेशिक काल में भारत का विकास इनकी नीति नहीं थी। इनकी नीति थी अपने देश के आर्थिक हितों का संरक्षण करना, यानी इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना। ये चैप्टर हम कक्षा 11 से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स से। ऐसे नहीं, सेकंड ग्रेड एसएसटी, सीधी बात। आप डी ई कोई भी पढ़ लो, बात आपको ये कह दी है कि ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे आप रीट का फॉर्म भर सकते हो। रीट परी में आपके पास क्या लैंग्वेज थी इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और विज्ञप्ति मैंने बहुत बार पढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप फॉर्म भरो जितना जल्दी हो सके। डी में यह लिखा है कि अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा BLED या BA किया है या BSc किया है, B.Ed स्नातक हो, अर्थात जिसने 4 वर्षीय डिप्लोमा किया है, उस 4 वर्षीय डिप्लोमा का अर्थ क्या है और उसमें यह क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अर्हता परीक्षा यानी आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पात्रता परीक्षा में आप अगर रीट की विज्ञप्ति पढ़ोगे, पुराने वाली 2022 की रीट की, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन विषयों का कोई संबंध नहीं है। यहां आपके 2 ही विषय हैं, और वो विषय कौन से हैं? वो है एसएसटी और मैथ साइंस। तो रीट में आपने क्या विषय भरे थे वो आपको यहां बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्यादा मेरे से जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। बाकी अगर आपको विश्वास है तो आप देख सकते हैं। हाँ, तो सी में क्या लिखा हुआ है? सी में क्या लिखा है कि आवेदित विषय सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में आपके न्यूनतम अंक आने चाहिए। आवेदित विषय क्या है आपका? आवेदित विषय है एसएसटी, और जो सेकंड फॉर्म भर रहे हो वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपका, वो भी एसएसटी में आएगा। अगर आप हिंदी का फॉर्म भर रहे हो तो वो भी एसएसटी में ही आएगा एक तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको 100% कह रहा हूं। बाकी भैया देख लो, आपको विश्वास है तो ठीक है, वरना नीचे विज्ञप्ति जहां भरते हो, फॉर्म भरते हो, उसके नीचे हेल्पलाइन नंबर लिखा है, वहां पर फोन कर लो, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को पूरा करते हैं। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा बने हुए तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। भारत क्या बन के रह गया? भारत एक ऐसा देश बन के रह गया जहां किसान जो पैदा करता था उसको जहाज में भर के लेके जाते थे इंग्लैंड, वहां से कपड़े बनाते थे, यहां से गेहूं ले जाते थे, वहां से बिस्किट बना के लाते थे, यहां भारतीयों को बेचते थे। सोचो कैसी स्थिति थी कि भारत से माल उठाया, इंग्लैंड में ले गए, इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लगी थी, वहां से माल तैयार किया, वापस भारत लाया, भारत में बेच दिया। यानी सस्ते दर में कच्चे माल खरीदा, बना के तैयार करके यही बेच दिया, यानी भारतीयों का माल भारतीयानी चेप दियो। ऐसी स्थिति में यह देश आ गया और भारत एक अंग्रेजों का क्या बन गया?
व्यापार का केंद्र बन गया, सोने की चिड़िया बन गई अंग्रेजों के लिए, सोने का मुर्गा देने वाली अंडा बन गया भारत। औपनिवेशिक शासन ने कभी इस देश को राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने का भी ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत में प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की, विलियम डिब्बे ने की, इसके बाद फिडले सिराज ने की, डॉक्टर वी राव ने की और RC देसाई ने की। याद रखना, यहां दादा भाई नौरोजी का ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात से सहमत थे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी इससे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का वार्षिक समृद्धि दर 2% था, यानी भारत प्रतिवर्ष 2% ही प्रोग्रेस कर रहा था, यानी राष्ट्रीय आय 2% बढ़ रही थी। 2% मात्र कितना? 2%। ठीक है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो, और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही थी वो मात्र 0.5% हो रही थी। कितना प्रतिशत हो रही थी? 0.5%। और दादा भाई नौरोजी ने तो यह भी कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। कितने रुपए? 20 रुपए, यानी एक व्यक्ति मात्र 20 रुपए ही कमा पा रहा है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। कृषि क्षेत्र की बात करें तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश में लगभग 85% जनसंख्या गांव में बसी हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, औपनिवेशिक काल में कितनी जनसंख्या गांव में बसी थी? 85%। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, यानी मुख्य तौर पर सारी 85% जनसंख्या किस पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। और आज के समस्त पूर्वी भारत, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था ने तो कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प लेते थे। ये जो आज का बंगाल, बिहार, यूपी का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जमींदारों का बड़ा भयंकर तांडव होता था। अंग्रेज क्या करते थे? ठेके पर था पर देते थे। जमींदार को कहते थे कि तुम मुझे 5 लाख दे देना साल के, और जमींदार 5 लाख रुपए दे देता उन्हें, और फिर जमींदार किसानों का खून पीता, उनका माल खेतों से ही उठा के लेके चला जाता। बहुत गंदी हालत थी किसानों की। इसके बाद चर्चा करें, मैं मुख्य पॉइंट बता देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया। यानी औपनिवेशिक काल में तो भारत की जो औद्योगिक विकास दर है वो नेगेटिव रही। भारत के जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग थे, उन सारे उद्योगों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, चौपट कर दिया। क्यों कर दिया? कि एक अगर शर्ट बनाई जाती है हाथ से, क्योंकि पहले खादी का कपड़ा चलता था, किसान जो है वो कपास उगाता था, फिर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती थी, लघु उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग होते थे, वो हाथ से कपड़ा बनाते थे, सोल बनाते थे। जो सोल ओढ़ती है ना, हमारी बहनें सर्दियों में ओढ़ती है, एक तो सोल मशीन से बनेगी, वो बहुत सस्ती होती है। एक हाथ से बनाई जाए तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो भारतीयों के पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तो वो हाथ से बनाते थे, कपड़ा मोटा होता था। अंग्रेज बनाते थे मशीनों से, तो उनका माल सस्ता होता था, तो भारतीयों का माल बिकना बंद हो गया। भारत के ही लोग, देखो कंडीशन कैसी हो गई थी कि भारत के ही लोग भारत के छोटे उद्योगपतियों का माल नहीं खरीद रहे थे। क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि वो महंगा था, और अंग्रेजों के द्वारा जो इंग्लैंड से प्रोडक्ट लाया जा रहा था वो सस्ता था, वो खरीदा जा रहा था। तो उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए यहां पर। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनना चाहता था।
दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। अंग्रेज क्या चाहते थे कि यहां से ही माल ले और यही बेच दे, यही बाजार बन जाए, यहीं से माल ले जाए, है ना। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमे हो रही थी। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग का हुआ। भारत में सूती वस्त्र और पटसन उद्योग का विकास सबसे पहले हुआ। अब जो है वो क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था और प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि 1907 में टिस्को की स्थापना हो गई थी, हमने पढ़ा। तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियां थी वो सब किस में लग गई, सेना के लिए हथियार बनाने में लग गई। तो भारत के अंदर लोहे की कमी आई तो अंग्रेजों ने टिस्को को कहा कि तुम लोहा सप्लाई करो, और इस दौर में भारत के अंदर जो उद्योग थे थोड़े प्रोग्रेस कर पाए। महाराष्ट्र देखो, सूती वस्त्र मिल प्राय औद्योगिक उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई और यह देश के पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र गुजरात में अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही दिया जाता है। यह उद्योग बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहे और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट और कागज आदि के कुछ महत्वपूर्ण कारखाने भी स्थापित हुए। औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर ही बहुत कम थी। सकल घरेलू उत्पादन और सकल मूल्य में इसका योगदान बहुत कम था। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि भारत में शिक्षा बढ़ी तो यहाँ के जो लोग थे वो शिक्षित होकर अपना प्राइवेट, ये जितने भी मिलें हैं, टिस्को है, सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं, पटसन उद्योग की मिलें हैं, ये सब प्राइवेट मिलें हैं, कोई सरकारी मिलें नहीं है। विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार तो पूरा का पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में था। रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक देश बना हुआ था, और निर्यात करने से भी भारतीयों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वो पैसा भी अंग्रेज ही रख रहे थे, और अंग्रेज निर्यात करके पैसा कमा लिया, वहां से नया माल बना के लिया, उससे पैसा कमा लेते थे। तो भारतीयों की स्थिति तो इससे डावाडोल ही हो रही थी। सवेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस रास्ते को ही अपना पेटेंट बना लिया, अधिकार कर लिया कि अगर इस रास्ते से कोई व्यापार करेगा सवेज नहर के से, तो उसको पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। बाकी इस टॉपिक में कोई ऐसे आंकड़ों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है तथ्यात्मक ही होंगे। 1881 में पहली बार जो है वो जनगणना की गई, ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना प्रारंभ की गई। 1921 से पूर्व भारत की जनाकीय संक्रमण में प्रथम सोपान में ही था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है आपका रहा। साक्षरता दर भारत की कितनी थी? 16% से भी कम, और महिला साक्षरता दर नगण्य थी, केवल 7% महिला ही पढ़ी लिखी थी। 100 में से 16 पुरुष पढ़े हुए थे। अब देखो देश का विकास होगा कैसे, और 100 में से 7 महिला पढ़ी लिखी थी। सोचो उस देश की क्या हालत रही होगी। 100 लोगों में से केवल मात्र 16 लोग पढ़े हुए थे, और 100 महिलाओं में से 7 महिला पढ़ी हुई थी। कैसे देश का विकास होता। आज देखो कितनी साक्षरता दर बढ़ गई है। यानी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे किसी देश का विकास हो सकता है। शिक्षा ही वो हथियार है। और चर्चा करें तो मृत्यु दर जो थी वो 33 प्रति हजार थी, पर उस समय तो ये दर 281 थी। आज मृत्यु दर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो मात्र 33 बच्चे ही जो है वो कुछ न कुछ बीमारियों से मरते हैं। अंग्रेजों के टाइम में
1000 बच्चों में से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। याद रखना ये आंकड़ा, ये था मृत्यु दर, बालक शिशु मृत्यु दर 218 बच्चे मारे जाते थे। जबकि जीवन प्रत्याशा की बात करें तो आज एक सामान्य व्यक्ति कम से कम 69 से 70 साल जीता है। एवरेज देखें भारतीयों की आज जीने की जीवन प्रत्याशा तो 70 वर्ष, लगभग 69 से 70 वर्ष जीता है, 69 वर्ष जीता है। लेकिन आपको पता है अंग्रेजों औपनिवेशिक काल में एक सामान्य यानी औसतन व्यक्ति कितना जीता था? 32 वर्ष ही जीता था, क्योंकि भूखमरी थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, इलाज नहीं था, इलाज बहुत महंगा था और भारतीयों को इलाज मिल ही नहीं पाता था। रात को हार्ट अटैक आ जाता था, सोते सोते हार्ट अटैक आ गया, मर गया। सुबह उठ के देखो, संभालो, उठो को नहीं गे बापू, उठो को नहीं गे। बापू के सिर उठे, रात ने हार्ट अटैक हो गया। अल्यो, रात में भूत आए और बापू का कंठ तोड़ी हो गए। ज्ञान नहीं था लोगों को, शिक्षा नहीं थी, भूत आयो कंठ तोड़ी होगा। आसपास का लोग बेड़ा, रात ने की करियो? बोलो रात ने तो बापू गए दाल चूरमो खा के सोया। और सोया क्या? दाल चूरमो खा गए और वह रामूडार घरे गए और रात ने 12 बजे से आया। मैं ही खोलियो गेट के और बापू चुपचाप आगे सो गए। पड़ के नीच कर आया नहीं? बोले हाँ भटकुर गया। बोले भाया भूत तो मार दिया तो। ऐसी स्थिति थी हमारी शिक्षा के बिना। 32 वर्ष औसतन भारतीय जीता था, औसतन बात हो रही है यहां, 32 वर्ष। व्यवसायिक संरचना की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था? कृषि था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रम से 10%। ये क्वेश्चन मोस्ट है। कृषि क्षेत्र में तो जो जनसंख्या लगी हुई थी वो 75% लगी हुई थी। विनिर्माण उद्योग यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, आप लिखो इसको। औपनिवेशिक काल, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये काल। 3 क्षेत्र होते हैं अपने, कल पढ़ा था ना 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्रक, है ना। 3 क्षेत्र होते हैं ना, कि नहीं होते हैं? याद है आपको, कल पढ़ा था। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान था, जीडीपी में वो था, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग, जीडीपी में योगदान नहीं, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए थे? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे 70 से 75% लोग। द्वितीय क्षेत्र के जो लोग थे वो 10% थे, यानी उद्योग तो केवल 10% लोग कर रहे थे, और सेवा के अंदर कितने थे? 15 से 20%। ये था देश की स्थिति, और आज उल्टा हो गया है, आज उल्टा हो गया है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया है, इन डाटाओं को नोट कर लेना। देखो अब डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल तथ्यात्मक चीजों पर ही चर्चा करेंगे। जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो टॉपिक मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। पीडीएफ पहले भी दी हुई है और इनकी भी पीडीएफ मैं डेली डाल ही रहा हूं, और आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाना। जहां आपने पहले नोट्स बनाए हैं उनमें या तो आप हाईलाइट कर लो, या उनका जो हाशिया होता है पेज का, जैसे जो ये पेज है, ये रजिस्टर है, इसका जो हाशिया है या ऊपर नीचे कहीं जगह पड़ी है तो उस जगह में ऐसे लाइनों को नोट कर लिया करो। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। बाकी हम आपके लिए और कुछ चीजें लेके आ रहे हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे, और सब करवाएंगे। हमने पूरा कोर्स करवा रखा है। जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने कंप्लीट एसएसटी का कोर्स करवा रखा है, कंप्लीट कोर्स, वो भी बिना किसी शुल्क के।
जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस की लाइन टू लाइन हमने करवा रखी है। हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखो, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है। और कल जो भूगोल है आपका, जो रीट 1 और रीट 2 जो भूगोल विषय है, उनकी 3 क्लासें रहेगी। कल पूरे दिन 8 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी। 1 तारीख को नए साल को मैराथन क्लास रहेगी और 2 तारीख को मैराथन क्लास रहेगी। 3 दिन में 8-8 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें आपका कंप्लीट भूगोल विषय कवर हो जाएगा और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हालांकि आप एक एक क्लास भी जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल चर्चा करेंगे हम कि किस तरीके से अगले 50 दिनों को हम 50 वर्ष के लिए उपयोग कर सकते हैं। और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अभी